तो तो चलिए आज इस लेक्चर को हम लोग शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण का युग का ये है पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 2 में हमने क्या देखा भैया? बहुत चीज़ें हमने देख डाली, है ना, देख डाली ना, बहुत चीज़ें हमने देखी भैया। पार्ट 2 में ये हो रहा था, वो हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी, विदेशी कंपनियां आ रही थी, कब्जा कर रही थी, है ना। बुनकरों का जमाना चला जा रहा, सौदागर तो बिल्कुल निपट ही गए थे, खत्म हो गए थे। अब बात आती है बुनकरों की स्थिति क्या होती है। तो देखो, सन 1760 और 1770 के दशक में, कब, ये डेट याद रखना कि 1760 और 1770 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली, है ना। कहाँ पे? बंगाल में, और कहाँ पे? तो कर्नाटक में। ठीक है, बंगाल और कर्नाटक के अंदर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता, मतलब वहाँ पे जितनी राजनीतिक चीज़ें होती थी उसने उसको स्थापित कर लिया। राजा महाराजा को भगा दिया, हो गया ख़त्म काम, गए टाटा बाय बाय, हो गए, हरा दिए, राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो जो बुनकर पहले मोल भाव करके अपना सामान सौदागर को बेच देते थे, अब इस व्यापार में क्या हो गया? व्यापार में एकाधिकार प्राप्त कर लिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, देखो आगे क्या होता है कि बाद में, ये तो पहले था, ये पहले था, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले ये होता था। बाद में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया कि जब राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली तो उसने व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। ठीक है, यानी कि जो व्यापार हो रहा था अब उसके अधिकार में हो रहा है, व्यापार के लिए पूरी प्रबंधन व्यवस्था वही लागू करेगा। ठीक है, प्रबंधन और नियंत्रण की व्यवस्था लागू किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्या किया कि व्यापार में, ठीक है, व्यापार के अंदर प्रबंधन और नियंत्रण व्यवस्था लागू कर दिया। किसने? तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। सबसे पहले उसने क्या किया? प्रतिस्पर्धा को खत्म किया। मार्केट के अंदर जो प्रतिस्पर्धा हो रही थी उसको खत्म कर दिया, बोल दिया कि ये हमारा सामान है, ऐसे करके ऐसे बिकेगा, लेना हो तो लो, ना लेना हो ना लो, कोई कंपटीटर खड़ा नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा वाला कोई खड़ा नहीं होगा। पहली चीज कर दिया। दूसरा, लागत पर अंकुश कर दिया। पहले लोग क्या कर लेते थे? मोल भाव कर लेते थे, लेकिन अब मोल भाव करना खत्म हो गया। ठीक है, कंफर्म कर दिया इतना ही मिलेगा। कपास व रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की। ठीक है, कपास और जो रेशम से जो चीजें बनती थी उनकी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की। नियमित आपूर्ति का मतलब जितनी आपूर्ति हो रही थी उतनी उनको सुनिश्चित कर दिया, इतना तुम्हें मिलेगा, काम करके तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, ये सुनिश्चित किया। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो वो कई चरण में अपने इस दिमाग को लगाती है। ठीक है, अगर देखें सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम चरण देखें तो प्रथम चरण में चाचा जी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? तो व्यापारियों और दलालों यानी कि सौदागरों को खत्म किया, है ना। व्यापारियों, सौदागरों, ठीक है, और सौदागर को दलाल भी बोल सकते हैं ना, दलालों को खत्म किया। ठीक है, इनको खत्म किया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इनको खत्म कर दिया, जब ये खत्म हो गए भैया, दलाली वलाली सब बंद हो गया, लागत पर अंकुश हो गया, तो ये सीधे बुनकर से जुड़े। ठीक है, प्रथम चरण में इन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे बुनकर से जुड़े। ये लोग इनसे माल नहीं खरीदे थे, सीधे बुनकर के घर पहुंच गए। बोले, ए बुनकर चाचा। चाचा बोला, जी भैया। बोला, देख अब तुझका सामान अपने इनको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो आती है, ठीक है, प्रथम चरण में खत्म होता है। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ही चली जाती है वहां पे बुनकर के घर? नहीं, वहां पर जाता है गुमस्ता, गुमस्ता, गुमसुता। ठीक है, गुमसता एक होता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमसता रखी है। ये क्या होते हैं? तो ये वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं, समझना बाबू चाचा। ठीक है, वेतन भोगी कर्मचारी। जैसे तुम लोग बनोगे नौकर, नौकरी करोगे ना, बनोगे नौकर, होके वेतन भोगी कर्मचारी होते। ठीक है, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी, है ना, कंपनी में
बुनकरों पर निगरानी। तो पता क्या सीन होता था, सौदागर की जगह पर आ गया गुमस्ता, ठीक है, क्या गया, गुमस्ता आ गया, गुमस्ता आ गया, जो क्या करता था, वेतनभोगी कर्मचारी था। कंपनी में बुनकरों पर निगरानी करने के लिए इसको भेजा था, इसको बनाया था, ये माल इकट्ठा करता था। क्या करता था ये, तो ये इसका काम था माल इकट्ठा करना और गुणवत्ता परख करना। परख मतलब गुणवत्ता की जांच करना, देखना कि इसका भैया गुण वुण अच्छा है कि नहीं। तो प्रथम चरण में ये हुआ, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये किया। फिर देखो द्वितीय चरण के अंदर क्या करते हैं, तो प्रथम चरण के अंदर हमने देखा सौदागर खत्म हो गए और गुमस्ता आ गए हैं, ठीक है। द्वितीय चरण में ये क्या हुआ कि बुनकर को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी, है ना। जो हमारे पास जो बुनकर थे ना, बुनकर को अन्य खरीदार व अन्य के साथ व्यापार करने पर पाबंदी लगा दी। सिर्फ बुनकर अपना माल किसको बेचेगा, गुमस्ता को बेचेगा और किसी को नहीं, और किसी को बेचेगा उस पर उसने पाबंदी लगा दी द्वितीय चरण में, ठीक है, कि भैया तुम जो माल बना रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ गुमस्ता को बेचो, गुमस्ता को बेचोगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में ले जाके दे देगा, ठीक है। ये था। बुनकरों को पेशगी रकम मिलती थी, है ना, पेशगी रकम। बुनकर जो थे ना, बुनकर, इनको पेशगी रकम, पेशगी रकम का मतलब सोचते क्या होता है, पेशगी रकम का मतलब होता है, पेशगी मतलब एडवांस मनी, मतलब पहले से इन्हें पैसा दे दिया, ले भैया खूब कर्जा दे दिया, ले 100 मांगते तो 2000 दे दिया, ले जा कर। तो बुनकर क्या हुआ, गुमस्ता जब इतना पैसा देता था बुनकर को, तो बुनकर उनके कब्जे में आ गया, ठीक है। खूब कर्जा लेते थे, पेशगी रकम लेते थे, कर्जा लेते थे। तो आप लोग इसमें अगर लिखना चाहें तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि बुनकर जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमस्ता को ही देना पड़ता था। क्यों, क्योंकि बुनकर पेशगी रकम यानी कि कर्जा लिया, किससे, गुमस्ता से। तो अपना जो बनाया जो सामान है, ठीक है, वो किसको बेचेगा, जाहिर सी बात है वो गुमस्ता को बेचेगा, ठीक है। और गुमस्ता किसका आदमी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी है, ठीक है। ऐसा सीन होता था। और उसे अन्य व्यापारी को वो गुमस्ता नहीं बेच सकता था, ठीक है। जैसे जैसे कर्ज मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे, ठीक है। जो बुनकर थे वो पेशगी रकम थे ना वो स्वीकार करने लगे। क्यों, क्योंकि इनके सामान की ना मांग बढ़ रही थी, ठीक है। पहले पेशगी रकम नहीं लेते थे, लेकिन अब बुनकर पेशगी रकम स्वीकार करने लगे, ठीक है। जब पेशगी रकम स्वीकार करने लगे तब क्या हुआ, बुनकर जमीन वमीन अपनी बेच करके या जमीन भाड़े में दे करके पूरा परिवार काम पर लग गया, है ना। बुनकर क्या हुआ कि अपनी जमीन भाड़े में दिया, और क्या हुआ देखना, और क्या हुआ, पूरा परिवार काम पर लग गया, पूरा परिवार काम करने लगा, वही काम करने लगा, ठीक है। पहले तो खेती वेती भी कर लेता था, तो पूरा परिवार उसी धंधे पर लग गया। अच्छा, पूरा परिवार उसी धंधे पर लगा, अगर उस धंधे में कोई प्रॉब्लम आई तो पूरा परिवार खत्म, तब तो कुछ बचा ही नहीं ना। बताइए भैया पानी ले आओ यार। अब क्या होता है, पूरा परिवार जब बुनकर चाचा देख लिया, बुनकर चाचा लोग, है ना, ये लोग इस पर लग गया, तो ये जो गुमस्ता बैठा था ना, ये देखो मोटा सा साला बंदर जैसा बैगलवा, ये देखा कि अच्छा यहाँ से कुछ सीन है, तब इसने क्या किया कि बुनकर और गुमस्तों के बीच में इनका टकराव हो गया, ठीक है। क्या हो गया कि बुनकर और गुमस्तों के बीच टकराव, बुनकर और गुमास्तों के बीच टकराव, ठीक है। क्या हुआ, बुनकर और गुमास्तों के बीच टकराव होने लगा, और ये टकराव क्यों हुआ तो हम समझते हैं, ठीक है। देखो
गुमास्ता कहाँ रहता था? तो गुमास्ता बाहर रहता था। पहले सौदागर कहाँ रहता था? हमने देखा कि सौदागर जो था, समझना, सौदागर उसके गांव में ही रहता था, मतलब उससे आपसी संबंध, आपसी लगाव सौदागर से ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है, आपसी लगाव सौदागर से ज़्यादा हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि सौदागर भी भैया उन्हीं के गांव का आपस में, है ना, कभी बीमार पड़ गए, ये पड़ गए, काम बंद हो तो कुछ नहीं बोलता था, बोलता था ठीक है, और पैसा दे देता था, है ना। बुनकरों के घर में 2-4-10 दिन रुका रहता था। लेकिन गुमस्ता जो था वो था बाहर का, गुमास्ता जो थे वो थे तो बाहर के। अच्छा भैया मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। एक सेकेंड। गुमास्ता था बाहर का, ठीक है। जब ये बाहर का था तो इसके अंदर ये क्या करता था? अभद्र व्यवहार करता था। आता था तो वो राजा वाजा तरह बन जाता था, है ना। गुमास्ता जब आता तो राजा बन जाता, इसके पास दंगपूर्ण व्यवहार करता था, है ना। गुमास्ता क्या करता था? सिपाही व चपरासी को लेकर आता था। सिपाही व चपरासी को लेकर के आता था। कौन? गुमास्ता। गुमास्ता सिपाही व चपरासी को लेकर के आता था। माल ना तैयार होने पर सजा देता था। गुमास्ता क्या होता था? सजा देता था। यदि माल नहीं तैयार है, माल में कोई कमी है, तो गुमास्ता क्या कर देता था? सजा दे देता था। यानी कि जो सौदागर था वो गांव का था, वो अच्छा था, वो ज़रूरतों में ख्याल रखता था बुनकरों का, और उनकी मदद किया करता था। लेकिन ये तो भैया कुछ नहीं, पहले तो लालच दे दिया, अब बाद में देख लो अभद्र व्यवहार, ये सारी चीज़ें शुरू हो गए। सजा में क्या देता था? इनको मारते थे, है ना, पीटते थे। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो गुमास्ता थे ना, वो मोल भाव नहीं करते थे। ये चीज़ें आ गई, मोल भाव नहीं करते। गुमास्ता भैया 1 रुपया का मोल भाव करते ही नहीं थे। वो बिल्कुल इतना टिक तो इतना टिक, इतना ही देना है तो इतना ही देना है, इससे ज़्यादा ना मिलेगा ना इससे कम मिलेगा। मोल भाव नहीं करते थे, ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। ये गुमास्ता की बिल्कुल से वो थे, है ना, माल नहीं बेच सकते थे, है ना। माल किसी को बेच नहीं सकते, माल किसी को बेच नहीं सकते, तुम गुमास्ता को ही दे सकते हो। तब क्या हुआ? जो कंपनी थी ना, कंपनी कम कीमत तय करती, पर वे कर्जे की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। अब यहाँ पे देखना गेम क्या खेलती कंपनी। जो यहाँ पे इनकी जो कंपनी थी ना, वो उस माल की कम कीमत तय करती। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस माल की कम कीमत को तय करती। जब ईस्ट इंडिया कंपनी उस माल की कम कीमत तो तय करती, तो बुनकर को उसी कम कीमत पर बेचना ही था। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। ठीक है, पूरे व्यापार को कंट्रोल कर लिया था, पूरे व्यापार को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लिया था। पूरे बिजनेस में वही चलाता था और कोई चलाने वाला था ही नहीं। ठीक है, अब देखो फिर क्या हुआ। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसर का विरोध करते हुए गांव के व्यापारी साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी, है ना। कई स्थानों पर बुनकरों ने क्या कर दी? बुनकरों ने बगावत कर दी, है ना, लड़ाई कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना, इसका विरोध किया। ठीक है, उसका विरोध किया, लेकिन सत्ता में वो था भैया, विरोध का कुछ पड़ा नहीं असर। ठीक है, लेकिन फिर बाद में आया कि कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर, क्या था कि कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे, उन्हें काम बंद किया और खेतों में वो पुनः मजदूरी करने लगे। बहुत ढेर सारे बुनकर जो कर्जा लिए थे, अब भैया वो मना करने लगे कि मैं कर्जा लौटा ही नहीं पाऊंगा। कैसे लौटाता कर्जा? कुछ था ही नहीं उसके पास पैसा रुपया। तो कुछ बहुत ढेर सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे और वो पुनः खेतों में मजदूरी करने लगे। सोचो, बुनकरों की ये हालत थी। एक समय था बुनकर बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, लेकिन एक समय आया कि मार खाना, पीटना, मतलब
क्या चल रहा था उस समय इंडिया में, आप लोग सोच सकते हैं यार। हिस्ट्री पढ़ के ना बिल्कुल दिल भावुक हो जाता है कि यार इतनी 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 खराब कंडीशन थी हमारे यहाँ। ठीक है, अब होता है, अब शुरुआत होती है भारत में मैनचेस्टर का आना। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। मैनचेस्टर एक ब्रिटेन में एक जगह है, हम लोग इसी को पढ़ेंगे, भारत में मैनचेस्टर का आना। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। भाई ये वीडियो और बंद कर दो, ज्ञानी वीडियो स्टॉप नहीं, बंद कर दो। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि भारत में मैनचेस्टर का आना। ठीक है, ये मैनचेस्टर एक सिटी है जो कि ब्रिटेन के अंदर है। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ठीक है, तो ब्रिटेन के अंदर जो मैनचेस्टर है, वो मैनचेस्टर चल के भारत में नहीं आ जाता है। आता कैसे है देखो, तो जो मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर में उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ आधुनिक मशीनें काम करती हैं, है ना, यहाँ पर उत्पादन अधिक होता है, वृहत उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ के जो उद्योगपति थे ना, वो अपनी सरकार से, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि भारतीय कपड़ों पर आयातित शुल्क लगा दिया जाए। ठीक है, भारतीय कपड़े यदि 100 रुपये में हमारे बंदरगाह तक आ रहे हैं, ठीक है, और अगर उन्हें उतारना है तो उन कपड़ों को 150 रुपये चार्ज लिया जाए। तो भैया भारतीय कपड़े महंगे हो जाए, भारतीय कपड़ों पर आयातित शुल्क लगा तो भारतीय कपड़े कोई ले जाना बंद कर दिया, कोई ले ही नहीं जा रहा था। दूसरी बात इन्होंने क्या किया, उद्योगपतियों ने मांग की कि भैया जो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी गई है ना भारत, वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ मैनचेस्टर का सामान भारत में बेचे। ठीक है, ये था उद्योगपतियों की मांग। ठीक है, अगर देखा जाए कि भारत के अंदर जो सूती का आयात था, पहले देखेंगे सूती कपड़े का निर्यात, फिर देखेंगे आयात। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कि भारत ने मैनचेस्टर का आना, तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास हुआ। कब? 1772 में। कब पास होता है ये स्टेटमेंट? 1772 में ये स्टेटमेंट पास होता है। और इस स्टेटमेंट में ये बताता, ये स्टेटमेंट पास कौन करता है? हेनरी पतुलो। ठीक है, हेनरी पतुलो ने कहा, 1772 में हेनरी पतुलो ने अपना स्टेटमेंट दिया और इसमें इन्होंने बताया कि भारतीय कपड़े की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कभी कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पतला महीन होता है और ये उच्च गुणवत्ता का होता है, इसलिए इसकी मांग कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम नहीं होगी। किसने कहा? हेनरी पतुलो ने कहा। भैया अब देखो सीन क्या क्रिएट होता है। सबसे अच्छा माल किसका है? तो वो है भारत का। किसने कहा? हेनरी पतुलो। कब कहा? 1772। याद रखना बाबू। ठीक है, बात आती है 19वीं सदी की। जब शुरुआत होती है तो भारतीय कपड़े में गिरावट आने लगती है। ठीक है, क्या होती है? गिरावट आने लगती है। कपड़ा निर्यात में लगातार गिरावट आने लगती है। ठीक है, जब कपड़ा निर्यात में लगातार गिरावट आने लगती है, लगातार कपड़ों में गिरावट आएगी, तब क्या होगा? 1811 से 1812 ईस्वी में यदि देखा जाए, ठीक है, 1811 से 1812 के बीच में कपड़े का जो निर्यात था वो 33% था। निर्यात मतलब भारत से कपड़ा विदेश जा रहा था। ठीक है, निर्यात हो रहा था। कितना था? 33% था। 1850 से 1851 में ये 3% ही रह गया। 33%, सॉरी, लेकिन जब इसका डाउन हुआ तो ये खाली 3% ही रह गया। कब? 1850 से 1851 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3% रह गया। सोचो कितनी कमी आ गई, कितनी गिरावट आ गई। क्यों? क्योंकि भारतीय बाजार में, भारत के अंदर मैनचेस्टर आ गया था, पूरे देश में मैनचेस्टर फैल गया था, क्योंकि मैनचेस्टर में उत्पादन बहुत हो रहा था, वहां पे आधुनिक मशीनें काम कर रही थी। ठीक है, अब देखो ये उत्पादन इतना क्यों कम हुआ, भारत का क्यों डाउन हुआ? क्योंकि ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर आयात शुल्क लग गया। जो कपड़ा तुम भारत से भर के ब्रिटेन भेज रहे हो, वहां पे आयातित शुल्क लग गया। और जब आयातित शुल्क लग गया भैया, तब तो फंडा खड़ा हो, तब तो कोई बेच ही नहीं रहा था, कोई खरीद ही नहीं रहा था। भारतीय कपड़े खरीदार कम हो गए। ठीक है, ब्रिटिश कपड़ों की भारतीय बाजार में भी बेचे। ब्रिटिश के लोगों की मांग थी कि ब्रिटिश कपड़े जो है ना, उनको भारतीय बाजार में ले जाके बेचे, सस्ता बेचे। अब भैया हमारे देश में गरीबी पहले से थी, अभी भी है, मतलब ठीक ठाक गरीबी है अभी भी, है ना। आप लोग अगर हंगर इंडेक्स की बात की जाए, ठीक है,
तो आप लोग पता है, आप लोग खाने में एक तरफ एक ऐसी फैमिली होती है जहाँ पे लोग सोचते हैं कि आज खाने में क्या बने, ठीक है, पनीर बने, अंडा बने, मछली बने, मीट मांस बने, पिज्ज़ा बने, बर्गर बने, क्या बने, बैठ के सोचते हैं, फिर डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट के सामान लाते हैं। और दूसरी तरफ एक फैमिली, कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो खाली रोटी चावल दाल के लिए ना सोचते हैं कि आज भगवान कुछ भी कर दे, आज खाने का बंदोबस्त कर दें, ठीक है। तो एक तरफ अमीरी फैमिली है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के खाती है, और एक तरफ बहुत ही ज़्यादा निहायत गरीब फैमिली है जो खाने के लिए भी सोचती है कि आज खाने में क्या मिलेगा, उसको कुछ भी नहीं पता होता है। ये हालत है। तो ऐसा था। और अगर बात की जाए कि भारत के अंदर ब्रिटेन से जो कपड़ा आ रहा था उसके अगर आयात की बात की जाए, भारत के अंदर जो आयात हो रहा था, तो 1850 में वो आयात 31% था। यहाँ पे डाउन हुआ 1850 में, कितना 3%, उधर आयात हुआ 31%, और 1870 तक देखा गया तो ये 50% से भी ऊपर चला गया, ठीक है। ये था मैनचेस्टर, ये था मैनचेस्टर। जब आया ना बिल्कुल हालत खराब करके रख दिया, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको मिटा करके अब मैं आगे बढ़ता हूं, मिटा दूं, चलिए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, सच में देख रहे हो कितना ज़्यादा, मतलब अब तो यहाँ पे भैया जब भारतीय ब्रिटेन मैनचेस्टर कूद आता है ना, तब तो बुनकरों की हालत खराब होती है, ठीक है। अब तो बुनकरों की मेन हालत खराब होने वाली है ना। भारतीय कपड़ा बुनकर बुनकरों की हालत खराब। बुनकर क्या करते थे, तो वो भारतीय कपड़ा बनाते थे, ठीक है। हमको वहां पे क्या देखने को मिलता है, सबसे पहली चीज निर्यात बाजार खराब होता है, ठीक है। निर्यात बाजार मतलब कि जब हम किसी सामान को निर्यात कर रहे हैं बुनकरों के लिए, निर्यात बाजार क्या हो रहा है, निर्यात बाजार खराब हो रहा है, ठीक है। बुनकरों के लिए क्या हो रहा है, निर्यात बाजार खराब हो रहा है, स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा, ठीक है। जो उनका दूर तो बिक नहीं रहा था, सोचे स्थान में ही बेच दे, तो जो स्थानीय बाजार है ना, स्थानीय बाजार चाचा सिकुड़ने लगा। जब स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा, क्यों, क्योंकि वृहद उत्पादन हो रहा था और चीज़ों का मूल्य कम हो रहा था, ठीक है। क्यों, क्योंकि वृहद उत्पादन हो रहा था और चीज़ों का मूल्य कम हो रहा था, ठीक है। जब वृहद उत्पादन हो रहा था, चीज़ों का मूल्य कम हो रहा था, तो स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी, ठीक है। स्थानीय बाजार क्यों सिकुड़ने लगा, क्योंकि मैनचेस्टर का माल भरा हुआ था, ठीक है। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर का माल ढेर सारा भरा हुआ है, और मैनचेस्टर का सामान बहुत सस्ता, जिसका बुनकर का भी मुकाबला नहीं कर पाते थे, क्योंकि मशीनों से बन रहा था, है ना। मैनचेस्टर का सामान बहुत ही सस्ता, ठीक है। और मैनचेस्टर के सामान के आगे जो बुनकर थे वो उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे, ठीक है। अगर एक 100 रुपये का सामान है ना, मैनचेस्टर में 100 रुपये का मिला, तो बुनकर उसी को 200 रुपया में मतलब मार्केट कॉस्ट लग जाएगी, बनाने की कॉस्ट लग जाएगी। मैनचेस्टर ने 110 में बेच दिया, लेकिन बुनकर भैया 200 में बनाएगा तो 250 में बेचेगा ना। ये था पहला पॉइंट, ठीक है। क्योंकि भारतीय कपड़े की हालत अब खराब हो चुकी थी, ठीक है। एक समय था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कपड़े की मांग थी, भारतीय कपड़े की डिमांड थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि भारतीय कपड़े की डिमांड खराब हो गई, ठीक है। फिर आता है 1860 के दशक में, यदि देखा जाए, कब, तो 1860 के दशक में। तो बाबू 1860 के दशक में देखा जाए तो बुनकरों के सामने नई समस्या आ गई। क्यों, क्या आ गई, कि अच्छी कपास नहीं मिल रही थी,
है ना। सोचो, बुनकरों पर नई समस्या। क्यों, क्या समस्या आई कि इनको अच्छी कपास नहीं मिल रही थी। ठीक है, बुनकर भैया काम तो करना चाहते हैं, बनाना तो चाहते हैं, लेकिन अच्छी कपास उनको नहीं मिल पा रही। 1860 के दशक की बात है। क्या हो रहा था, तो उनको अच्छी कपास नहीं मिल रही थी। ठीक है, जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तब कपास बंद हो गई। ठीक है, कब बंद हुआ था याद रखना, इसको लिखने का पॉइंट है, लिख लेना अगर मानो तो, कि जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तो कपास बंद हुई, और जब कपास बंद हुई तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। देखना, अमेरिकी गृह युद्ध हुआ तो क्या हुआ, कपास बंद हुई। तो जो ब्रिटेन था ना, ये दिख ना रहा होगा लेकिन समझ लो, जो ब्रिटेन था ना वो भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। ठीक है, क्योंकि पहले ब्रिटेन कहां से मंगाता था, तो अमेरिका से, लेकिन अमेरिका के अंदर गृह युद्ध हुआ तो कपास का बंद हो गया, तो ब्रिटेन कहां से मंगाने लगा, भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। तो क्या हुआ, भारतीय बुनकरों को कच्चा माल नहीं मिला, और जो मिला वह बहुत महंगा था, है ना। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटेन जब मंगा लिया तो भारतीय बुनकरों को, समझना बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, भारतीय बुनकरों को कच्चा माल नहीं मिला। ठीक है, जो मिला भी वह बहुत महंगा था। ठीक है, क्यों नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सारा माल तो ब्रिटेन चला जा रहा है ना, मैनचेस्टर में, और जो मिल रहा है वो बहुत महंगा है। तो यहां से क्या हुई, बुनकरों की स्थिति खराब हुई, धंधा खराब हुआ, भूखमरी आ गई। यहां से क्या हुई, यहां से अगर देखा जाए तो क्या हुई, तो बुनकरों की स्थिति खराब हुई, है ना। इन लोगों का धंधा क्या हुआ, बंद हुआ। धीरे धीरे बुनकर क्या हुए, बुनकर भूखमरी की कगार पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब कुछ बचा ही नहीं ना भैया, यही काम करते थे, और कोई काम तो कर ही नहीं पा रहे थे। क्या करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं, और जब नहीं बचा तो यही काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये काम भी इनको सही से नहीं मिल पा रहा था, तो इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। अब एक ऐसा युग आता है, भारत में फैक्ट्रियों का अब आगमन होता है। ठीक है, तो फाइनली आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।